हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर बुक का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इस चैप्टर में बेटा हम अकाउंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो इसमें यूज़ होने वाली काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। उसके बारे में आज हम अच्छे से कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में आज जानेंगे, और बाकी जो होंगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। बेटा ये क्या होती हैं, हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। बेटा ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले आप जान लो कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। दो लोगों के बीच में अगर कोई भी एक्सचेंज होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो उसको हम जो है वो बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और ये जो एक्सचेंज है अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। पर इसके लिए ये जो है ज़रूरी कंडीशन है कि जो भी इसमें एक्सचेंज हो रहा हो उसमें जो बेनिफिट का फ्लो है वो दोनों पार्टीज़ को होना चाहिए, जो भी दो पार्टीज़ इस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं। तो एक ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि जो बेनिफिट की मैं बात कर रही हूँ कि दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ को उस बेनिफिट जो है उस ट्रांजैक्शन से मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट ऐसा होना चाहिए जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें। अगर हम उसको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर पा रहे तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो इस तरह बेटा कोई भी एक्सचेंज, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, दो पार्टीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और उसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं और उस एक्सचेंज की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में भी चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैं अब इसको आप कैसे अपनी नोटबुक्स में लिखोगे वो पढ़ के बताती हूँ। तो स्टूडेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें कि हम कुछ गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ एन इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ब्रिंग्स ए चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और इस एक्सचेंज की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये होना ज़रूरी है इस ट्रांसफ़र की वजह से, और उसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर द बिजनेस, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है अकाउंट। बेटा मैंने आपके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हुए काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया है कि हम जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है क्लासीफाइंग। तो बेटा क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं कि एक तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर। तो बेटा जो भी हम किसी भी एक तरह के हेड की बात करते हैं, एक तरह की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है वो हम अकाउंट में शो कर देते हैं। तो इस तरह अकाउंट हमें समरी शो करता है एक पर्टिकुलर हेड की। फॉर एग्जाम्पल कि वो सैलरी है, परचेज है, सेल्स है, बिल्डिंग है, रेंट है, इस तरह एक पर्टिकुलर हेड के बारे में हमें अकाउंट में जो है कंप्लीट समरी मिलती है। तो इसमें हमें
जो भी उस हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके बारे में पता चलता है, और जो उसका नेट इफेक्ट होता है उसके बारे में पता चलता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसकी जो एब्रीवेशंस होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/C। तो इसका फॉर्मेट भी मैंने शो किया है आपके साथ। देखो अकाउंट का फॉर्मेट, मान लो कि हमारे पास परचेज हेड है, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसके बारे में हमने जो है उसकी समरी तैयार करनी है, तो हम उसका जो हेड तैयार करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले होता है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। तो ये बेटा हम इसमें दो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों शो करते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो इसकी राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो इसका मीनिंग मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो क्रेडिट हो, दोनों हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं अंडर ए पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा। इट शोज द डेट वाइज समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हेड। ये क्यों, जैसे मैंने आपको इसका फॉर्मेट शो किया, इसमें डेट वाइज हम समरी उस पर्टिकुलर हेड के बारे में सारी ट्रांजैक्शंस की शो करते हैं। तो इस अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। तो इसको हम बेटा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं A/C, पर जब भी इसका हेडिंग लिखना होता है अकाउंट का तो उसमें हमें इसकी फुल फॉर्म ही लिखनी होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। जब भी कोई पर्सन बिजनेस शुरू करता है तो उसके द्वारा जो भी पैसा बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अगर कोई एक पर्सन बिजनेस शुरू कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, तो उस पर्सन को हम ऑनर बोलते हैं। और अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई पार्टनरशिप फर्म सेटअप कर रहे हैं तो उस केस में हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। तो अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो इस तरह ऑनर, पार्टनर्स और शेयर होल्डर जो भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम क्या उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। बेटा ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये जो कैपिटल बेटा होती है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया है और आगे भी डिस्कस करूंगी अच्छे से कि ये बिजनेस के द्वारा जो भी अमाउंट पेएबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ये एक तरह की ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस पे जो कि उसको फ्यूचर में पे करनी होती है। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। ऑनर द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से है, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स तैयार करते हैं हम ये एज्यूम करके तैयार करते हैं कि जो बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग पर्सन है, ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ये सेम नहीं है। तो इस वजह से हम उस ऑनर द्वारा लगाए गए पैसे को बिजनेस की लायबिलिटी मानते हैं। तो ये भी हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल जो है बेटा उसको हम ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी कहते हैं। तो बच्चे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कैपिटल को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है वो है ड्राइंग। अगर ऑनर या पार्टनर बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है, जहाँ गुड्स यूज़ करता है बिजनेस की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बेटा हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये जो टर्म है
ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ही है, क्योंकि हम ऑनर और बिजनेस को डिफरेंट ट्रीट करते हैं। तो इसलिए अगर ऑनर बिजनेस का कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जिसको कि बाद में ऑनर या पार्टनर की कैपिटल में से रिड्यूस कर दिया जाता। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है वो है लायबिलिटीज। बेटा लायबिलिटीज क्या होती हैं? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। जो भी अमाउंट बिजनेस ने थर्ड पार्टीज का पे करना है उनको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो बेटा लायबिलिटीज हमारी जो है उनको हम अगर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना हो तो हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो मैंने आपके साथ कैपिटल के टाइम पे डिस्कस की, कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो इस केस में लायबिलिटीज़ कैसे हमारे पास आएंगी? लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो बेटा लायबिलिटीज़ की हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो ब्रॉडली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटा ये आगे दो तरह की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से हम ये लायबिलिटीज़ हमारे पर जो लायबिलिटीज़ है वो पेएबल है, जो अमाउंट पेएबल है वो कहाँ पेएबल है? इंटरनली या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो पार्टीज है उनको पेएबल है या इंटरनल पार्टीज को पेएबल है? तो बेटा इंटरनल लायबिलिटीज़ में हमारे पास कैपिटल आ जाता है जो ऑनर्स द्वारा या पार्टनर्स द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इसकी एग्जांपल है इंटरनल लायबिलिटी की। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे हमने अपने फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक एक आउटसाइडर है, उसका हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। बैंक लोन हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। तो जो पीरियड के बेसिस पे कि कितने पीरियड के लिए हमने जो हमारा अमाउंट जो है वो पेएबल है, कितने समय के में हमें उसे पे करना ही करना है, तो उस पीरियड के बेसिस पे हम इसकी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और दूसरा है करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमने 2 या 3 या 4 या 5 साल बाद पे करनी है, मतलब शॉर्ट पीरियड में पेएबल नहीं है। लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, इसकी एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन। मान लो जिसको हमने 1 साल बाद पे करना है, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद पे करना है, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो जाती हैं। मान लो बैंक लोन ही हमने लिया हुआ है तो वो अगर 3 साल बाद पे करना है तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। तो करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं बेटा? इनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। जो लायबिलिटीज़ हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही पे करनी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज़। तो बेटा जो इसकी एग्जांपल है, अगर हमने बैंक लोन लिया है और वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में हमें पे करना है तो वो हमारी क्या होगी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसकी एग्जांपल हो सकता है। हमने अपने सप्लायर से उधार गुड्स परचेज की हैं तो जो सप्लायर्स हैं हमारे उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिन्होंने हमें उधार गुड्स पे की हैं दी हैं, तो वो क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह बेटा जो भी अमाउंट पेएबल होता है बिजनेस का थर्ड पार्टीज़ के लिए, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। और इसकी क्लासिफिकेशन भी आपने अच्छे से समझ ली है। सोर्स के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और पीरियड के बेसिस पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हमने 5 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज़। और आगे की वीडियो लेक्चर में हम और भी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप इन सबको अच्छे से नोट करो और फिर रिवाइज करो।